न्यूज में वक्त सुपर फास्ट 100 का है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक 3 मंजिला इमारत भरभराकर अचानक से गिर गई। देखते ही देखते इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई। इस हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली है। यह हादसा सुबह करीब 8:45 पर हुआ, जब एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग में करीब 25 से 30 लोग मौजूद थे। इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 2 बच्चों समेत 12 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की 3री मंजिल पर 3 परिवार रहते थे। हादसे के चश्मदीदों के मुताबिक 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग मलबे में अब भी घायल हैं। ये 9:15 बजे 2-3 जने खड़े हुए हम बातें कर रहे थे। इतने देखते धमाका हुआ और धुआं उठा बहुत जोर से। फिर हम करीब में गए ना, वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। हमारे साथ में 7 लाशें। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी थी और जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि बिल्डिंग में कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा था। मकान तो 5वें मंजिल खड़ा हुआ था। इसके ऊपर सपोर्ट थी, वो बन रहा था नया। सपोर्ट हट गई, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर देता है इसमें। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनों की मौत पर महिलाएं सदमे में हैं। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव टीम ने तुरंत मलबे से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए करीब 20 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटनास्थल पर क्रेन के जरिए लगातार मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन संकरी गलियां होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज पीएम की पाठशाला चल रही है। नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के करीब 195 सांसदों को पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर से सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा आचार विचार व्यवहार किया जाना चाहिए। सूरजकुंड के एक होटल में बीजेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। कैंप में पीएम के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। फरीदाबाद में बीजेपी की पाठशाला 2 दिन के लिए आयोजित की गई है। रविवार को ट्रेनिंग कैंप का समापन होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के लोकसभा के 170 और राज्यसभा से 25 सांसद शामिल हो रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप में चुने गए सांसदों को संसदीय कार्यों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों, सांसद निधि के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी बताया जा रहा है। मोदी नए सांसदों को बता रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे करना है और पार्टी को लेकर उन्हें किस तरह से जनता और मीडिया के बीच बात रखनी है। बीजेपी के नए सांसद भी ट्रेनिंग कैंप को लेकर उत्साहित दिखे। इन सांसदों का मानना है कि इस कैंप के जरिए उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एजुकेशन मिलती है कि किस तरह से इस पार्लियामेंट में हम अपनी कार्य प्रणाली को चला सकते हैं, तो निश्चित बेहतर होगा। सांसदों में ट्रेनिंग कैंप को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साउथ दिल्ली से सांसद रमेश विधोड़ी ने कहा कि उन्हें कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्किंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, काम करने की शैली क्या होनी, पार्लियामेंटेरियन का क्या काम होना चाहिए, पार्लियामेंट में किस रूप से हम काम करेंगे, वो हम अगर नियमानुसार करेंगे निश्चित रूप से तो अच्छा होगा, उसका लाभ भी मिलेगा। वर्किंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, काम करने की शैली क्या होनी, पार्लियामेंटेरियन का क्या काम होना चाहिए, पार्लियामेंट में किस रूप से हम काम करेंगे, वो हम अगर नियमानुसार करेंगे निश्चित रूप से तो अच्छा होगा, उसका लाभ भी मिलेगा। डीयू में 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में 3 साल के कोर्स पर मोहर लगाई गई और 4 साल के कोर्स को खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ। अब एडमिशन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। दिल्ली में डीयू के बीटेक के छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने इस फैसले को वापस ले जाने की मांग की है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एक गुट 4 साल के कोर्स को खत्म करने के फैसले के विरोध में खड़ा हो गया है। डीयू एकेडमिक काउंसिल के सदस्य एएन मिश्रा ने कहा कि यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय के दबाव में कुलपति को यह फैसला लेना पड़ा। इससे पहले कल भारी विरोध के आगे झुकते हुए कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स यानी FYUP को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद आगे का रास्ता साफ हो गया। डीयू के कुलपति दिनेश सिंह ने एक बयान जारी किया और कहा कि यूनिवर्सिटी ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को वापस ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब 2012-13 सत्र के मुताबिक 3 साल के कोर्स में एडमिशन होगा। कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स को वापस लेते हुए कहा कि हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यही समय की मांग है। उन्होंने सभी प्रिंसिपल से जल्द एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। 4 साल के कोर्स को वापस लेने के ऐलान से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को एक पत्र भी लिखा था। डीयू के रजिस्ट्रार के नाम से भेजे गए इस पत्र में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस का पालन करेगी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि डीयू ने जो प्रस्ताव यूजीसी को भेजा था उसे यूजीसी ने खारिज कर दिया था। यूजीसी ने साफ कहा था कि 4 साल का कोर्स खत्म करना ही होगा। डीयू के कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने बैठक कर एडमिशन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। यह फैसला हुआ कि कुलपति से चर्चा करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे मामले पर 12 प्रिंसिपल्स की एक कमेटी भी बनाई गई है। यूपीएससी की परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव हो सकते हैं। छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव के संकेत दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग को अध्ययन करने को कहा, जिसके बाद यूपीएससी जल्द विशेषज्ञ समिति गठित कर सकती है। इससे पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पद्धति में बदलाव को लेकर छात्रों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। करीब 3000 छात्रों ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके और राजघाट पर भी प्रदर्शन किया। यूपीएससी परीक्षा का पैटर्न बदले जाने के विरोध में छात्रों ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग के दफ्तर से प्रधानमंत्री के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन्हें तुगलक रोड पर ही रोक दिया, जहां गुस्साए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। 3000 से ज्यादा छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन 2 घंटे तक बंद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद नागपुर पहुंचे संघ नेता सुरेश सोनी मीडिया से बचते नजर आए। वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर लेते हैं नहीं होगा। व्यापम घोटाले में हो रही किरकिरी के बाद शुक्रवार की देर रात आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सुरेश सोनी को नागपुर बुलाया। सुरेश सोनी से व्यापम मामले को लेकर सफाई मांगी गई है। संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी भी नागपुर में मौजूद हैं। इससे पहले कल व्यापम घोटाले में आरएसएस के कुछ नेताओं के नाम सामने आने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, संघ को इसकी कोई चिंता नहीं है। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं हो सकती। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं हो सकती। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के बड़े नेताओं पर उंगली उठाई। आरोपियों ने पूर्व सरसंघचालक दिवंगत के एस सुदर्शन और सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी पर सिफारिश करने का आरोप लगाया। व्यापम के पूर्व कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी ने एसटीएफ को पूछताछ में बताया कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार मेहर कुमार की सिफारिश की थी। पंकज त्रिवेदी के मुताबिक मेहर आरएसएस के सुरेश सोनी के आदमी हैं। फूड इंस्पेक्टर पद के अभ्यर्थी रहे मेहर कुमार ने पूछताछ में एसटीएफ को बताया कि मैं केएस सुदर्शन के सहायक के तौर पर काम करता था। मैंने अपनी नौकरी के लिए उनसे गुजारिश की थी। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को फोन किया। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ के चलते 30 से ज्यादा गांवों के 25,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के खेत और जमीनें कटकर नदी में समाते जा रहे हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 5 रिलीफ कैंप लगाए हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। सड़कें तालाब बन गई हैं।
लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। रहायशी इलाकों में घुसे पानी के चलते ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लोग बाढ़ के पानी में से होकर आने जाने को मजबूर है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने बाढ़ प्रभावित 5 जिलों के हालात का जायजा लिया। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सलियों से सरकार बातचीत नहीं करेगी। नक्सल मुद्दे पर राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक के बाद राजनाथ ने कहा कि अगर नक्सली हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ इस बैठक में खास रणनीति भी बनी। सूत्रों से खबर है कि केंद्र ने झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में स्पेशल फोर्स बनाने में मदद का भरोसा दिया। साथ ही राज्यों को जरूरी संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय के साथ साथ आईबी और सीआरपीएफ की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। आईबी ने नक्सल प्रभावित राज्यों के हालात के बारे में बताया। सीआरपीएफ ने 2014 में किए नक्सल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि असम के सीएम तरुण गोगोई की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। लोकसभा की हार पर मंथन के लिए बनी कांग्रेस की एंटनी कमेटी आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि जुलाई में कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई पुराने महासचिवों को हटाया भी जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नबाम तुकी उनसे पहली बार मिले। सीएम नबाम तुकी ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को पॉजिटिव बताया। तुकी ने उम्मीद जताई कि केंद्र की ओर से अरुणाचल को पूरा सहयोग मिलेगा। नबाम तुकी ने कहा कि पीएम अरुणाचल के विकास को लेकर तत्पर हैं और अरुणाचल के लिए वो हर मुमकिन मदद करेंगे। Discuss about the development aspect of the state regarding hydropower development, tourism development, horticulture and agriculture and allied services, education and health sectors, and raise many other issues which is pertinent to my state. Expenditure on salaries has been increased due to implementation of Central Sixth Pay Commission and gap between the 13th Finance Commission. Therefore, we have requested more fund in 14th Finance Commission. कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज और त्रिपुरा के राज्यपाल देवानंद कुंवर का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल को कर्नाटक का, जबकि मिजोरम के राज्यपाल को त्रिपुरा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यूपी 1 में कानून मंत्री रहे 77 साल के भारद्वाज ने 29 जून 2009 को कर्नाटक के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। तब से वो इस राज्य के राज्यपाल हैं। असम के पूर्व मंत्री रह चुके 71 साल के देवानंद कुंवर 29 जून 2009 को बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। 21 मार्च 2013 तक वो इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया। इस समय 5 राज्यों में राज्यपालों के पद खाली हैं। नई केंद्र सरकार के दबाव के चलते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त और नागालैंड के राज्यपाल अश्विनी कुमार पहले ही अपने पदों से हट गए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन और गोवा के राज्यपाल वी वांगचू के जल्द ही अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बीजेपी के कुछ वरिष्ठ लोगों को राज्यपाल बनाए जाने पर विचार कर रही है। मोदी सरकार की ओर से जल्द ही योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक बजट की तैयारी में योजना आयोग शामिल है, इसलिए 10 जुलाई को बजट पेश करने से पहले इसका गठन हो जाएगा। योजना आयोग उपाध्यक्ष की रेस में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सबसे आगे हैं। पीएम मोदी जल्द ही योजना आयोग का भी पुनर्गठन करेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए मोदी इसके चेयरमैन हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेक्स एजुकेशन पर बैन किए जाने के बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा न मिले। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि स्कूलों में यौन शिक्षा पर पाबंदी लगनी चाहिए। राज्यों को मूल्यों पर आधारित शिक्षा और भारतीय संस्कृति की पढ़ाई पर जोर देना चाहिए और योग शिक्षा को छात्रों के लिए अनिवार्य करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मसले पर हो हंगामे के बीच बीजेपी ने भले ही चुप्पी साध ली, लेकिन आरएसएस मौन नहीं है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि यह देश को तोड़ने वाली धारा है और इस पर बहस कराए जाने की जरूरत है। इंद्रेश कुमार ने उमर और फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा।
बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आज भक्तों का पहला जत्था बालटाल से रवाना होगा। भक्तों की टोली में कुल 1160 यात्री हैं। इनमें 957 पुरुष, 187 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल हैं। बर्फबारी की वजह से पहलगाम चंदनबाड़ी का रास्ता बाधित हो गया, जिसे देखते हुए फिलहाल इस रास्ते से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कल पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ था। बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। खबर है कि लश्कर के आतंकी इस यात्रा में खलल डाल सकते हैं। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी है। खबर है कि 4 जुलाई से उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। गंगा दिनों दिन मैली होती जा रही है। ताजा शोध में गंगा के पानी में कैंसर के तत्व पाए गए हैं। पानी इतना दूषित हो चला है कि पाप धुले न धुले, इसके इस्तेमाल से आप बीमार जरूर हो सकते हैं। वहीं वाराणसी से सांसद बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा के सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिया है। पंजाब के पटियाला में रात में पावर ग्रिड में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पावर ग्रिड धू धू कर जलने लगा। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पावर ग्रिड ब्लास्ट होने से राजपुरा शहर समेत इलाके के करीब 160 गांवों की बिजली गुल हो गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देर रात एक ट्रक अचानक आग की लपटों से घिर गया। देखते ही देखते ट्रक में लगी आग की लपटें तेज होती गई। ट्रक को आग की लपटों से घिरा देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक सेक्टर 55 की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था। जैसे ही यह हार्डवेयर चौक पहुंचा, बिजली के तार से छू गया। बिजली के तार से छूते ही गत्तों में आग लग गई। बीच सड़क पर ट्रक को जलता देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मंडावली इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने चेन छीनकर भाग रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों को पकड़ने के बाद महिला ने शोर मचा दिया। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 से अगवा की गई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से 21 लाख रुपए लूट लिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भैंसों की चोरी का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वारदात के दौरान चली गोली अजय कुमार के पैर में लगी। खबर मिलने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने एक लड़की को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया। यमुना एक्सप्रेस पर आए एक हादसे में एक जज की पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक छात्र से यौन शोषण का मामला सामने आया है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र ने बताया कि आरोपी ने पढ़ाने के बहाने उसके साथ शोषण किया। कोलकाता में फेसबुक की वजह से सुसाइड का मामला सामने आया। 18 साल की एक लड़की ने फेसबुक पर अपनी अश्लील फोटो देखकर सुसाइड कर लिया। लड़की के एक फेसबुक फ्रेंड ने फोटो एडिट कर उसकी अश्लील तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी। मध्य प्रदेश के सागर में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। झारखंड के रांची में पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से हुई एक शख्स की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली में एनडीएमसी ने पार्किंग रेट बढ़ाने का फैसला किया है। अब तक कार पार्किंग के लिए 10 रुपए लगते थे, लेकिन अब ये पार्किंग चार्ज 20 रुपए तक हो सकता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में नमो आम की धूम देखी जा रही है।